हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज के लास्ट वाले चैप्टर यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले पार्ट में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारा कहता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। और ये वाला टॉपिक बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और परेशानी से भरा हुआ टॉपिक होता है। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बहुत सारे कंफ्यूजन्स और क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखोगे पूरा शुरू से लेकर कर लास्ट तक, तो आई होप कि आपका ये वाला जो टॉपिक होगा वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चंस नहीं होगा। आई होप सो। बाकी का आप खुद डिसाइड कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। सो बेसिकली अभी हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक पे जो हमारा कहता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो आपको भी पता है जब आप इस चैप्टर के प्रीवियस वाले पार्ट्स को टॉपिक्स को देखे होंगे पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड के कितने टाइप्स होते हैं या फिर इस इंटरनेशनल ट्रेड को हम लोग कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड के 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हमारे पास कहता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंट्रापोर्ट ट्रेड। तो जब कभी भी अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो उस दौरान वस्तुओं का यानी गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा। तो जब कभी भी गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा तो उसके पीछे कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ प्रोसीजर्स होंगे। तो उन्हीं सारे के सारे प्रोसीजर्स को हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे और ये जो भी प्रोसीजर्स होंगे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो होंगे वो एक्सपोर्ट के प्रोसीजर होंगे। यानी जब वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में भेजा जाएगा, बेचा जाएगा, तब कौन कौन से प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं, तब कौन कौन से स्टेप्स अपनाए जाएंगे, उन्हीं सारे के सारे स्टेप्स को प्रोसीजर्स को हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर होता क्या है क्या। आइए देखते हैं क्या लिखता है। कहता है क्या कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर वह स्टेप प्रोसेस यानी वह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और एक और बात, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके लिखा है ताकि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपसे आपके एग्जाम्स में ये वाला टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से उनका आंसर्स दे सकते हो। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स कहते किसको है। देखिए क्या लिखता है। एक्सपोर्ट प्रोसीजर वह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है वो एक प्रकार का प्रोसेस है। और किस तरीके का प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक सेलर यानी एक एक्सपोर्टर जो होता है अपने देश से दूसरे देश में वस्तुओं को भेजता है। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सपोर्ट प्रोसीजर के नाम से जानते हैं और कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है वो एक प्रकार का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें किसी एक देश का सेलर यानी कि एक्सपोर्टर अपने देश से दूसरे देश में वस्तुओं को भेजता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग एक्सपोर्ट प्रोसीजर कहते हैं। और इस एक्सपोर्ट प्रोसीजर के दौरान कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और अप्रूवल्स भी जो है जो शामिल होते हैं। ये बातें हैं, आप याद रखिएगा। ठीक,
तो ये था डेफिनेशन, ये था मीनिंग कि आखिरकार एक्सपोर्ट प्रोसीजर कहते किसको है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर के दौरान कौन कौन से स्टेप्स को अपनाया जाता है। देखिए लिखता है स्टेप्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो ऑलमोस्ट मैंने आपके बोर्ड पर 12 अलग अलग स्टेप्स लिखे हैं और इन सारे के सारे स्टेप्स को हम लोगों को 1 बाय 1 करके फॉलो करना होता है ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेड और ड्यूरिंग एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि जब अगर हमको वस्तु को एक देश से दूसरे देश में भेजना है तो उस दौरान ये सारे के सारे जो 12 मैंने स्टेप्स लिखे हैं उन सारे के सारे स्टेप्स को हम लोग एक एक करके अपनाते हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो आसानी से स्मूथ तरीके से हो जाए। ठीक, तो पढ़ते हैं हम लोग हमारे पहले वाले स्टेप को जो हमारा कहता है रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी, जिसको हम लोग पूछताछ प्राप्त करना भी कहते हैं। अब देखिए कहता है क्या कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यापारी हो, अगर हमसे सामान खरीदेगा तो पहले तो पूछताछ करेगा कि भाई आप जो सामान खरीदना, यानी कि वो व्यक्ति जो सामान खरीदना चाह रहा है उसका क्या कीमत होगा, कितने दिन में आप हमको पहुंचा कर दे दोगे, कितना क्वांटिटी आप हमको दे दोगे, उसका क्या क्वालिटी होगा, यानी उस पर्टिकुलर गुड से रिलेटेड वो हर एक डिटेल हासिल करना चाहेगा, वो पूछताछ करेगा। तो वही सबसे पहला नियम यानी सबसे पहला स्टेप हमारे पास कहता है, जो लिखता क्या है देखिए रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी, जहां पर वस्तुओं का डिटेल्स मांगा जाता है। किसके द्वारा मांगा जाता है? तो फॉरेन बायर के द्वारा, यानी दूसरे देश के व्यापारी के द्वारा। देखिए लिखता क्या है, फॉरेन बायर एक्सपोर्टर से डिटेल्स मांगता है, यानी इस वाले स्टेप में, इस वाले प्रोसेस में फॉरेन का जो भी ट्रेडर होगा, फॉरेन का जो भी बायर होगा, एक्सपोर्टर से डिटेल्स मांगता है। और डिटेल्स में क्या क्या मांगेगा, जैसे प्राइस क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी और डिलीवरी का टाइम क्या होगा। ये सारे के सारे डिटेल्स जो है वो सबसे पहले एक्सपोर्ट ट्रेड के दौरान, एक्सपोर्ट प्रोसीजर के दौरान, या फिर हम एक्सपोर्ट ट्रेड ही कहते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड के दौरान जो है फॉरेन बायर्स यानी फॉरेन बायर्स के द्वारा एक्सपोर्टर से मांगे जाते हैं। ठीक, दूसरा वाला प्रोसेस, यानी कि जब ये वाला हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब डिटेल्स मांगा गया तो जो सेलर होगा वो डिटेल्स देगा भी। तो जब डिटेल्स देगा तो उसको क्या कहते हैं, सेंडिंग कोटेशन कहते हैं, जिसमें वो हर एक डिटेल्स मेंशन कर सामने वाले व्यक्ति को भेजेगा। कौन कौन से डिटेल्स भेजेगा, जैसे प्राइस, क्योंकि इसमें प्राइस पूछा था। फिर टर्म्स ऑफ डिलीवरी, जब हम वस्तु को भेजेंगे तो उस दौरान कौन कौन से टर्म्स होंगे, कौन कौन से कंडीशंस होंगे, हम वो भी मेंशन करके चलेंगे ताकि सामने वाले व्यक्ति को पहले से पता चल करके रखे कि अगर हमको इस व्यक्ति से सामान खरीदना है तो हमको इन टर्म्स को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है पेमेंट कंडीशन। अब भाई पैसा भी हमको लेना है तो पैसा किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति से हम लेंगे, उसका भी सारा डिटेल हम सामने वाले व्यक्ति को पहले से दे करके रखेंगे। ठीक, तो दूसरा वाला प्रोसेस, दूसरा वाला स्टेप हमारा यही कहता है। अब जब यहाँ पर डिटेल्स मांगा, डिटेल्स भेज भी दिया गया, उसके बाद अब क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। क्योंकि अब जब दोनों का जब बातचीत हो गया तो फिर जिस व्यक्ति ने सबसे पहले डिटेल मांगा था अब वो व्यक्ति ऑर्डर भी देगा। तो तीसरा स्टेप देखिए लिखता है यहाँ पे रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, जिसको हम लोग इंडेंट भी कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर को हम लोग इंडेंट कहते हैं। जहां पर देखिए क्या लिखता है, बायर ऑर्डर कंफर्म करता है, यानी यहाँ पर इस वाले स्टेप में जो भी फॉरेन के बायर होंगे वो ऑर्डर को कंफर्म करेगा और कहेगा कि हाँ भैया हमको आपसे इतना सामान लेना है। ठीक, तो ये था हमारा तीसरा वाला स्टेप। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे वाले स्टेप पे, क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो ऑर्डर कंफर्म हो गया कि अब हम जो है वो सामने वाले व्यक्ति से इतना सामान लेंगे भाई, तो पेमेंट भी चाहिए। तो यही यहाँ पर देखिए लिखता है ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम लोग एलसी के नाम से जानते हैं। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे एक्सपोर्टर को या सेलर को ऐसा सुनिश्चित किया जाता है कि आपका पेमेंट जो है वो सेफ तरीके से हमारे पास रखा हुआ है
और ये लेटर ऑफ क्रेडिट बनता कहाँ से है, तो बैंक में जाकर कर, यानी बैंक वालों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, लेटर ऑफ क्रेडिट कहते किसको है, तो बेसिकली एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो सेलर को, एक्सपोर्टर को सुनिश्चित करता है, विश्वास दिलाता है कि आपका पैसा जो है वो अटका नहीं है, आपका पैसा सेफ है। वही देखिए यहाँ पर लिखता है चौथा, जो भी बायर होता है वो बैंक के थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट को बनवाता है, जारी करता है। ठीक, अब यह एक्सपोर्टर के लिए पेमेंट सिक्योरिटी होती है, यानी कि जो भी बायर होगा, जो भी सामने वाले कंट्री से या सामने वाले कंट्री के ट्रेडर से वस्तु को खरीदेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाएगा, जो कि सामने वाले एक्सपोर्टर को, सामने वाले सेलर को उस लेटर ऑफ क्रेडिट से विश्वास दिलाएगा कि आपका पैसा जो है वो अटका हुआ नहीं है, आपका पैसा सेफ है। अब आप कहोगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों ही हम बनवाएंगे या क्यों ही वो बायर बनवाएगा, तो आप खुद सोचो, हम जो भी वस्तु को बेच रहे हैं वो एक देश से दूसरे देश में बेच रहे हैं, तो क्या भरोसा है कि वो सामान मंगवाने के बाद वो हमारा पेमेंट दे दे। हो सकता है वो सामान जब उसके पास चला है तो बोलेगा कि भैया हम आपको नहीं पहचानते हैं, तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा, उसके बाद उससे यानी उसको खोजने के लिए उसके देश जाएगा, तो बहुत सारे झंझट हो जाएंगे। तो इसी कारण से एक्सपोर्टर के मन में एक डर होता है कि अगर हम सामने वाले देश में या सामने वाले पार्टी को अगर हम सामान बेच रहे हैं तो हमारा पैसा न अटके, और जब पैसा नहीं अटकने का जब जो विश्वास दिलाता है तो वो कौन दिलवाता है, यही लेटर ऑफ क्रेडिट दिलवाता है। ठीक, जब ये हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट बनकर कर तैयार हो गया तो हमारा जो है वो चौथा वाला स्टेप भी क्लियर हो गया। फिर हम लोग बढ़ेंगे हमारे पांचवे वाले स्टेप पे, जो हमारा कहता है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर अब जिस किसी भी सेलर को या एक्सपोर्टर को ऑर्डर मिला होगा जो भी वस्तु का, तो वस्तु तो या तो बनाएगा या तो वो किसी दूसरे से खरीदेगा, जो कि आपने ऑलरेडी इस प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट वाले टॉपिक को चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा है। आपको पता है कि प्रोडक्शन मतलब क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, और प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या होता है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखता है, एक्सपोर्टर गुड्स को मैन्युफैक्चर या परचेज करता है, यानी अब उसको ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, एक्सपोर्टर को ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए या तो उस गुड्स को बनवाएगा या तो उस गुड्स यानी उस गुड्स को किसी दूसरे से खरीदेगा और खरीद कर तब भेजेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पांचवा स्टेप। जब वो गुड्स यानी कि वो वस्तु बन कर तैयार हो गया या खरीदा कर अपने पास रख लिया सेलर, उसके बाद फिर क्या होगा, तो उस गुड्स की पैकिंग की जाएगी एंड मार्किंग की जाएगी, जो कि हमारा छठा वाला स्टेप होता है। देखिए लिखता है क्या है, गुड्स को सेफली पैक किया जाता है, यानी 6 वाले स्टेप में, छठे वाले स्टेप में जो भी बने हुए गुड्स होते हैं या जो भी खरीदे गए जो भी गुड्स होते हैं, उन गुड्स को अच्छे तरीके से पैक किया जाता है, सेफ एंड साउंड तरीके से पैक किया जाता है। यानी यहाँ पर एक्सपोर्टर अपने हिसाब से यानी कि अपने साइड से बहुत अच्छे तरीके से उस गुड्स को पैक करता है, ताकि शिपिंग के दौरान वो सामान जो है वो खराब नहीं हो, वो सामान टूटे नहीं। ठीक, और उसके बाद प्रॉपर उन गुड्स पर मार्किंग की जाती है। अब मार्किंग कैसी मार्किंग की जाती है, जैसे उन गुड्स का डेस्टिनेशन क्या होगा, हैंडलिंग क्या होगी और इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे। इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो गया क्या कि अगर जैसे खाने पीने वाले गुड्स हैं तो उनको कौन से टेम्परेचर में रखना है, या फिर कोई एक ऐसा मतलब गुड्स है जिनको हाई टेम्परेचर पे रखना है, या कोई एक ऐसा गुड्स है जिनको लो टेम्परेचर पे रखना है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस उस गुड्स पर दिए रहेंगे। ठीक, तो ये वाला हो गया हमारा छठा वाला स्टेप। उसके बाद फिर हमारा होता है सातवां स्टेप। सातवां स्टेप जो है, जो हमारा कहता है ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर हमारा गुड्स बनकर कर तैयार हो गया, साथ साथ गुड्स पैक हो गए। तो पैक होने के बाद हम ऐसा तो नहीं करेंगे जादू मंत्र से कि जाओ जहां पे तुमको जाना है यानी कि फलाने कंट्री में जाके पहुंच जाओ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमको किसी न किसी शिपिंग कंपनी से जाकर कर बात करना होगा क्या, क्योंकि वो गुड्स भेजने हैं हमको। तो भेजने का 2 तरीका है, या तो हम बाई वाटर भेजेंगे या तो बाई एरोप्लेन यानी कि हवा के रास्ते भेजेंगे। तो चाहे जिस रास्ते से भेजें, हमको शिपिंग कंपनी से बात तो करना पड़ेगा। तो वही देखिए यहाँ पर लिखता है,
शिपिंग कंपनी से परमिशन ली जाती है गुड्स को भेजने के लिए। यानी सातवां वाला हमारा स्टेप होता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर का, जहां पर जो सेलर होता है वो किसी ना किसी कोई ना कोई शिपिंग कंपनी के पास जाता है, उनसे परमिशन लेता है कि हमको आपके शिपिंग कंपनी के जरिए अपने गुड्स को फलाने कंट्री में या इस कंट्री में भेजना है। ठीक, ये था हमारा सातवां स्टेप, सातवां प्रोसेस। उसके बाद हमारा आठवां स्टेप जो है, जो हमारा कहता है कस्टम क्लियरेंस। आपको पता है कि जब कभी भी इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा तो कस्टम बीच में आएंगे ही आएंगे, या फिर हम खुद इंटरनेशनल जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को खुद को कस्टम क्लियरेंस करवाना होता है, जहां पर हमको शो करना होता है कि ये वस्तु जो हम भेज रहे हैं या ये वस्तु जो जा रहा है वो वस्तु कोई इलीगल तो नहीं है, हर एक चीज जो है वो लीगल तरीके से जा रही है। जो बॉक्सेस में जो वेट लिखे गए हैं, जो पीसेस लिखी गई हैं, जो बॉक्सेस के नंबर हैं, क्या वो सही है या नहीं है, हर एक कुछ डिटेल्स जो होते हैं जो कि ये कस्टम वाले चेक करते हैं। तो आठवां स्टेप ही हमारा यही करता है, जहां पर एक्सपोर्टर जो है वो कस्टम डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेता है, और कस्टम डिपार्टमेंट्स क्लियरेंस देते हैं कि हाँ, ये जो भी गुड्स जो है जो जिस देश में जा रहा है, ये जो गुड्स हैं वो सेफ हैं, ये गुड्स जो है वो लीगल हैं, किसी प्रकार का इसमें इलीगल काम नहीं हो रहा है। और उसके बाद इस कस्टम क्लियरेंस के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है सेलर को, उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को इन कस्टम वालों को दिखाने होते हैं, सौंपने होते हैं। ठीक, तो जब हमारा कस्टम क्लियरेंस भी हो गया तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लोडिंग ऑफ गुड्स। यानी कि अब जो भी वस्तु हमारे पास है उन वस्तुओं को लोड करवाना है। अब वो लोड कहाँ होंगे, या तो शिप में होंगे या तो एयरक्राफ्ट में उनको लोड किया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि विदेश में जब हमको वस्तुओं को भेजना है, यानी कि फॉरेन में जब हम वस्तुओं को भेजेंगे तो या तो बाई शिप जाएगा यानी बाई वाटर जाएगा, या तो बाई एयर जाएगा। तो जब बाई वाटर जाएगा तो शिप से जाएगा, और अगर बाई एयर जाएगा तो एयरक्राफ्ट से जाएगा। तो हम उस वस्तु को उसमें लोड करवाएंगे। ठीक, जब हम उस वस्तु को उस एयरक्राफ्ट में या उस शिप में लोड करवाएंगे तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, ये ऑब्टेनिंग बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा। ठीक, ये वाला डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जहां पर देखिए क्या लिखता है, शिपिंग कंपनी जो होती है हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट देती है आफ्टर लोडिंग ऑफ गुड्स। यानी वस्तु के लोड होने के बाद जिन शिपिंग कंपनी से हम वस्तु को एक देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं, उस शिपिंग कंपनी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट हम लोगों को दी जाती है। और ये डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक प्रकार का प्रूफ होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपका गुड्स जो है वो अब शिप हो चुका है। यानी आपका गुड्स जो है वो अब एक कंट्री से यानी इस देश से निकलने को तैयार है और दूसरे कंट्री में पहुंचने को तैयार है। ठीक, तो ये था हमारा 10वां वाला स्टेप। जब ये अभी हमारा स्टेप क्लियर हो गया तब हम लोग पहुंचते हैं 11वें स्टेप पे, जो हमारा कहता है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि यहाँ पर से जो है जो कि सेलर का काम खत्म हो गया, अब यहाँ से जो काम शुरू होता है वो बायर का शुरू होता है। क्योंकि बायर भी जो है जहां पर ये सामान पहुंचेगा शिप से या बाय एयरक्राफ्ट से, जब सामान पहुंचेंगे जिस कंट्री में पहुंचेंगे वहां पर जो भी कस्टम वाले होंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से री स्कैन करेंगे। उनको भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कि भाई ये सामान कहाँ से आ रहा है, उसका डिटेल आप हमको दिखाइए, कितना सामान आपने मंगवाया है उसका डिटेल दिखाइए, साथ साथ इसमें क्या चीजें हैं उसका आप हमको डिटेल दिखाइए, इसका क्या प्राइस है आप उसका हमको डिटेल दिखाइए। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उस सेलर को प्रिपेयर करने होते हैं, और प्रिपेयर करवाने के बाद सामने वाले बायर को भेजना होता है, ताकि जब सामान उसके कंट्री में पहुंच जाए तो वो बायर जो है यानी खरीदने वाला जो व्यापारी है उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को शो करके दिखा कर अपना कस्टम क्लियरेंस करवा सकता है, और फिर उस गुड्स को अपने पास अपने कब्जे में अपने पास रख सकता है। ठीक, देखिए लिखता क्या है कि अब जब प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो होता है जो कि हमारा कहता है बिल ऑफ लेडिंग, जो कि अभी हम पढ़े कि ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक प्रूफ होता है
जिसमें शिपिंग कंपनी के द्वारा दी जाती है कि हमारा सामान या आपका सामान जो है वो अब शिप हो चुका है। तो पहला डॉक्यूमेंट ये हमको चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट हमको क्या चाहिए, कमर्शियल इनवॉइस नाम का एक पेपर चाहिए, जिसमें उस गुड्स से रिलेटेड प्राइस लिखे हुए होंगे, क्वांटिटी लिखी हुई होंगी और डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ होगा। ठीक। तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है, जो हमारे पास कहता है पैकिंग लिस्ट चाहिए। अब पैकिंग लिस्ट से क्या फायदा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखता है कि पैकिंग लिस्ट में कौन कौन से डिटेल्स होने चाहिए। तो डिटेल्स हमारे पास कहता है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं भाई, कि जिस कंट्री से सामान चल कर आया है, जिस ट्रेडर ने सामान भेजा है और जिस ट्रेडर के पास भेजा है, तो कितना नंबर ऑफ बॉक्सेस आया है वो उसमें लिखा होना चाहिए। उन बॉक्सेस के क्या वेट है, क्या वजन है, क्या साइज है, सब कुछ उसमें मेंशन होने चाहिए, ताकि कस्टम वाले उस पेपर से, उस लिस्ट से उन सारे के सारे चीजों को, उन सारे के सारे गुड्स को मैच कर देख सके। ठीक, ये हो गया। उसके बाद इन लोगों को चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, कि जो भी गुड्स इस कंट्री में पहुंचा है या आया है, वो गुड्स किस देश में बने हैं। ठीक, तो ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इशू किया जाता है। इस वाले बात को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक, लास्ट वाला हमारे पास कहता है, अब कौन सा डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, तो इंश्योरेंस पॉलिसी हमको चाहिए। क्योंकि जब कभी भी अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो उस सामान के पीछे बहुत रिस्क है। हो सकता है ट्रांजिट के दौरान वो सामान टूट जाए, या फिर वो सामान खराब हो जाए, या शिप पलट जाए, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसी को कवर करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए ये हमारे पास ये इंश्योरेंस पॉलिसी का होना जरूरी है, और उसका डॉक्यूमेंट भी होना जरूरी है। अब आप कहोगे कि हमारी मर्जी, इंश्योरेंस ले अथवा ना ले, हम रिस्क झेल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेड ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मैंडेटरी होती है, आपको करवाना ही करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को हमको प्रिपेयर करवाना होता है। ठीक, जब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, तो लास्ट वाला हमारा स्टेप जो है, जो बचता है हमारे पास, क्या, पेमेंट रियलाइजेशन। ठीक, जिसमें कहता है क्या है, कि एक्सपोर्टर बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव करता है। यानी अब जब सामान सामने वाले बायर के पास पहुंच गया, तो एक्सपोर्टर को ये लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, और साथ साथ अब जो एक्सपोर्टर जो है वो उस लेटर ऑफ क्रेडिट के सहारे बैंक में जाएगा, बैंक में वो लेटर ऑफ क्रेडिट देगा, और उसके बिहाफ पे बैंक जो है उस एक्सपोर्टर को पेमेंट छोड़ देगी, यानी पेमेंट उसको दे देगी। ठीक, तो लास्ट में जो है एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल जाता है। तो यही सारे के सारे स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं ड्यूरिंग एक्सपोर्ट प्रोसीजर। यानी एक्सपोर्ट प्रोसीजर के दौरान, एक्सपोर्ट के दौरान ये सारे के सारे प्रोसीजर्स हमारे पास देखने को मिलते हैं, और यही सारे के सारे स्टेप्स होते हैं। अब आप कहोगे कि अगर हम किसी एक दो स्टेप को छोड़ दें या स्किप कर दें तो क्या होगा। अगर हम किसी एक दो स्टेप को स्किप कर दें या छोड़ दें, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो आसानी से स्मूथ तरीके से नहीं होगा। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो यही था हमारा आज का टॉपिक, और आई होप सो कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे कि इंपोर्ट के दौरान कौन कौन से प्रोसीजर्स, कौन कौन से स्टेप्स अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये वाला टॉपिक, आज वाला पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।